नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 26 जुलाई 2023 और यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं द हिंदू के उनको डिस्कस करेंगे। तो आज ऐसे 6 आर्टिकल्स हैं, मतलब आर्टिकल्स तो 5 ही हैं, पर कल जो है आईएमएफ की इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी आई है, तो उसके बारे में भी जो बेसिक बातचीत कर लेंगे। तो पहला आर्टिकल जो है वो बैंकिंग सिस्टम को लेकर के है कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो दो तरह से काम करता है। एक तो फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम है और दूसरा फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम है। तो इसको थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए आप पहले। पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, कभी पूछा जा सकता है। तो बैंकिंग सिस्टम तो आप समझ ही रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या कि जहाँ जा कर के जिसे पैसा जमा करना है वो पैसा जमा कर सके और जिसे लोन लेना है वो लोन ले सके, या फर्दर बैंक अपना कहीं जो है किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो बैंक अपना जो इन्वेस्टमेंट करके मीन्स अलग अलग सेक्टर होते हैं तो उन सेक्टर्स में प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग भी जो है वो लेंडिंग कर सकता है मनी की। मीन्स जिस सेक्टर को प्रायोरिटी देना चाहे उधार देने के लिए, या फिर जो है ये तय कर लेते हैं कि जो टोटल लेंडिंग करेंगे यानी जितने टोटल लोन देंगे तो उसमें से कितने परसेंट पैसा जो है वो किस सेक्टर को दिया जाएगा। तो बैंकिंग सिस्टम कुल मिला करके जो डिपॉजिटर हैं वो जा कर के अपना पैसा जमा करेंगे और बाकी जिन्हें लोन चाहिए या फिर जिन्हें पैसे की ज़रूरत है वो वहाँ से जा कर के पैसा ले सकते हैं। और बैंक का काम जो है, जब लोन देने की बात आती है तो लोन वो बैंक देगा तो कहाँ से देगा, वहीं से देगा जितना पैसा उसके पास है। तो अगर डिपॉजिट्स की बात करो आप बैंक में कि बैंक के पास कितना पैसा है, तो बैंक के पास पैसे के इनिशियल जो है दो ही सोर्सेज हैं। एक जो डिपॉजिट होगी, मीन्स एक तो जो होते हैं डिपॉजिटर होते हैं कि जाकर अकाउंट में पैसा जमा किया आपने अपना और आप उसे पैसे को कभी भी निकाल सकते हो। दूसरा टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसी कोई पॉलिसी या इस तरीके की कोई चीज़ आपने खरीदी, बॉन्ड वगैरह, जिसमें आपने जो है एक टाइम, जैसे एफडी वगैरह होती हैं कि एफडी जो है फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो इस तरीके की कोई आपने जो है इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया जो कुछ टाइम पीरियड के लिए फ्रीज हो जाता है बैंक के अंदर। तो बैंक के पास ये दो तरह का पैसा रहता है। तो इसी पैसे से लैंडिंग करता है बैंक, और इस पैसे से जो लैंडिंग करता है तो इस पैसे के अमाउंट से ही आप जो है इजीली समझ सकते हो फुल रिजर्व और फ्रैक्शनल रिजर्व का कॉन्सेप्ट। तो फुल रिजर्व कॉन्सेप्ट में क्या है कि जो फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो डिपॉजिटर्स का डिपॉजिट होता है, जमा करने वालों का जो पैसा है जिन्होंने जमा किया है और जो टाइम बाउंड मैनर से नहीं बंधा हुआ है, वो कभी भी निकाल सकते हैं अपना पैसा। तो ऐसे डिपॉजिट का बैंक जो है वो एज ए कस्टोडियन काम करता है ओनली, केवल मतलब अपने पास रखे रहेगा पैसा, लेकिन उस पैसे को लोन देने में इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरी बात कि ऐसे बैंक में जो फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम है, इसमें जो डिपॉजिटर ने जो डिपॉजिट किया है अपना मनी, उस पर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करता है बैंक, क्योंकि लोन भी नहीं देगा वो किसी को, सिर्फ एज ए कस्टोडियन अपना रोल जो है प्ले करेगा। दूसरा जो टाइम डिपॉजिट्स होंगे, तो टाइम डिपॉजिट्स से जो है फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम में बैंक जो है वो लोन दे सकता है, मतलब उसी पैसे का इस्तेमाल करेगा लोन देने में। और जो टाइम डिपॉजिट्स आप लेंगे फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम में, तो उसमें आपको जो है अपना पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस भी मिलेगा। तो डिपॉजिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो चूंकि उसको अपनी डिपॉजिट पर कोई इंटरेस्ट पेमेंट वापस नहीं मिलेगा, दूसरा जो सर्विस फीस वगैरह है, जो कस्टोडियन का रोल प्ले करेगा डिपॉजिट के लिए, तो उसके लिए जो है कुछ सर्विस फी वगैरह भी चार्ज करेगा बैंक। तो इसमें जो है जो कस्टमर है बैंक का जिसने अपना पैसा जमा किया है सिंपल ऐसे ही डिपॉजिट में, तो उसको जो है नुकसान एक तरीके से फील होगा, नुकसान लगेगा उसको। नुकसान है भी जब इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, सर्विस फी भी पे करेगा। तो इस फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम की ये प्रॉब्लम है, ठीक। और दूसरा मॉडल जो है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम, तो ये मॉडल वही है जो इस समय आप देखते हैं कि इकोनॉमी ने अडॉप्ट कर रखा है। इस मॉडल में क्या है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम में कि जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं और जो टाइम डिपॉजिट्स हैं, तो डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स दोनों जो है वो वॉल्ट में, बैंक के वॉल्ट में ही सारा पैसा जमा रहता है, पैसा कहीं आएगा जाएगा नहीं। लेकिन लोन जो है बैंक देगा और जितना पैसा उसके वॉल्ट में रखा है, यानी डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स दोनों का पैसा जो वॉल्ट में रखा है, लोन उससे ज़्यादा दे देगा। ऐसा क्यों?
क्योंकि पैसे का इस्तेमाल जो है वो इकोनॉमी में डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिकली जो है ट्रांसफर्स हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शंस की वजह से कैश तो पैसा देना नहीं है, तो जितना कैश है उससे ज़्यादा भी लोन इस तरह के बैंक दे देते हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने जो है जिसको लोन दिया है उसने पैसे को कैश इस्तेमाल करना चाहा और उसने कैश निकालने की कोशिश की, तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी कि बैंक के पास जो है पैसा कम पड़ जाएगा। हालांकि वो इस चीज़ को भी बैंक मेंटेन करते हैं, क्योंकि आरबीआई जो है वो उनके लिए बैकअप की तरह काम करता है। क्योंकि आरबीआई उनको जो है ऐसी कंडीशन में जब उन्हें कैश फ्लो की प्रॉब्लम आती है तो आरबीआई उन्हें जो है कैश अवेलेबल करा देता है। और वास्तव में ये जो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम है वो इसीलिए चल पा रहा है क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द पेमेंट्स जो हैं वो या तो इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं या चेक के थ्रू होते हैं या और कोई तरीका हो नॉन कैश पेमेंट का, तो इसलिए जो है चल रहे हैं। अब इसमें जो है डिपॉजिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए तो डिपॉजिटर को यहाँ भी प्रॉब्लम कि कभी बैंक जो है वो बैंकरप्ट भी हो सकता है। जब आपके पास जितना एसेट नहीं है आप उससे ज़्यादा अगर लोन दे देंगे मार्केट में तो प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। आखिरकार कभी डिमांड डिपॉजिट निकालने की भी बारी आएगी, जिसने अपना पैसा जमा किया वो निकालने गया तो पता चला बैंक के पास पैसा ही नहीं है। अगर इन दोनों सिस्टम को कंपेयर करके देखते हैं आप, तो आप जब देखें कंपैरिजन देखेंगे तो पहली चीज़ तो ये कि जो फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम है, फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम से क्या है कि इकोनॉमी में देखिए जो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम से क्या ज़्यादा पैसा भी एक जितना पैसा होता नहीं है बैंक के पास उससे ज़्यादा भी लोन दे देता है। तो इससे क्या है कि आर्टिफिशियल बूस्ट मिल जाता है इकोनॉमी को कभी कभी, और मनी का जो फ्लो है, जो मनी की सप्लाई है मार्केट में, वो भी जो है इफेक्टेड होती है। तो ये मनी की सप्लाई और आर्टिफिशियल बूस्ट इन मनी फ्लो, ये दोनों चीज़ें जब तक इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव वे में काम कर रही हैं तो तब तक ये एक एडिशनल बेनिफिट है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम का। लेकिन फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि अनावश्यक तौर पे जो है जैसे डिमांड डिपॉजिट से लोन दे ही नहीं सकता है, केवल टाइम डिपॉजिट से लोन देगा, तो ये प्रॉब्लम है। पर एक बेनिफिट भी है कि बैंक के बैंकरप्ट होने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम होते हैं। तो ये जो है फुल रिजर्व बैंकिंग और फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम के बीच का अंतर हो गया, दोनों क्या है आप समझ गए होंगे। अगला आर्टिकल हमारा जो है गिग इकोनॉमी से है, तो इसको हम लोग अभी बाद में डिस्कस करते हैं। गिग इकोनॉमी क्या है, गिग इकोनॉमी वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम है, और अभी राजस्थान ने जो है इस तरह का पहला एक्ट जो है पारित किया है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और शायद भारत के राज्यों में पहला नहीं, शायद दुनिया में भी जो है गिग इकोनॉमी स्पेसिफिक रूल्स में शायद ये पहला एक्ट है, ऐसा ऑथर ने भी बोला है जिन्होंने आर्टिकल लिखा है। दूसरा ये कि जो इकोनॉमी है उसको टेक मेक और डिस्पोज के कल्चर से रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल के कल्चर की ओर ले जाना है। तीसरा आर्टिकल ये है। चौथा आर्टिकल देख लीजिए, इजराइल जुडिशियल बिल। इसमें जो है ज़्यादा डिस्कस करने को नहीं है, कुछ पॉइंट्स हैं वो समझ लीजिए आप कि एक तो ये नेसेट आप देख रहे होंगे, तो नेसेट जो है इजराइल की संसद को बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और अभी इजराइल में एक जुडिशियल बिल जो है वो वहाँ की संसद जो नेसेट है, नेसेट ने पारित कर दिया। और ये जुडिशियल बिल जो है वो ये प्रोविज़न करता है कि अगर सरकार ने कोई एक्ट बनाया, तो सरकार ने कोई एक्ट या रूल बनाया, तो उस एक्ट या रूल को वहाँ का सुप्रीम कोर्ट जो है या वहाँ की जुडिशरी जो है वो अनरीजनेबल कह करके अगर कैंसिल कर देती है, तो ऐसी कंडीशन में जो यहाँ की संसद है यानी नेसेट, वो साधारण बहुमत से एक बिल पास करके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नलीफाई कर सकती है। तो इजराइल में इस बात को लेकर के हंगामा है कि जुडिशरी को कमज़ोर बनाना मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को कमज़ोर बनाना है, और मतलब काफ़ी सारी वहाँ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लोग जजेस की पोशाक पहन के हाथों में हथकड़ी बांध के सड़कों पे आ गए हैं, तो काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पर। इजराइल ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो आपको पता होगा इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा में जो है कुछ एरिया अधिग्रहण कर रखा है, कब्जे में ले रखा है, तो वहाँ पे जो है अपने सेटलमेंट्स को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। और कभी कभी क्या होता है वहाँ का सुप्रीम कोर्ट जब वो ऐसा बढ़ाने के लिए कोई रूल पास करता है संसद से, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसे अनरीजनेबल कह करके डाइल्यूट या कैंसिल कर देता है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वहाँ की सरकार ने ऐसा किया। तो फिलहाल वहाँ के प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू, तो उन्होंने इस बिल को संसद से नेसेट से पारित करा लिया। उसके बाद पांचवा आर्टिकल है हमारा हिमाचल को लेकर के। आप देख रहे होंगे हिमाचल में जो है इस समय कितनी ज़्यादा
तबाही मची हुई है, बाढ़ लगातार आई जा रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। तो आर्टिकल क्या है, एक स्टोरी है पूरी, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुल मिला के ये कहती हैं ऑथर जिन्होंने भी ये लिखा है, वो ये बोलते हैं कि क्या वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज यही दोनों चीज़ें जिम्मेदार हैं हिमाचल में जो ये तबाही आ रही है इसके लिए। तो यहाँ इस आर्टिकल से जो है कुछ पॉइंट निकल के आते हैं कि वो कहते हैं कि वास्तव में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो जहाँ तक जिम्मेदार है वो तो है ही है, लेकिन जो लैंडस्केप चेंज किया गया है हिमाचल का, आल्टर्ड लैंडस्केप भी जो है एक बड़ा कॉज है। इसके अलावा दूसरा जो रिमूवल ऑफ वेजिटेशन है, जैसे जब आप कोई चीज़ नई चीज़ बनाते हैं, जैसे आपने लैंडस्केप को बदला, लैंडस्केप बदलने का मतलब क्या, जहाँ जंगल था वहाँ का जंगल काट दिया, या आपने और किसी तरीके कंस्ट्रक्शन किया, तो वहाँ पे जो वन वगैरह हैं उनकी जब आपने अंधाधुंध कटाई की, तो वो कहते हैं वनों की कटाई और ये बदला हुआ लैंडस्केप जो है, ये दोनों जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए वो कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वहाँ लगाए गए हैं हिमाचल में नदियों के ऊपर, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो लगाए जा रहे हैं इनको वो जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि अभी वर्तमान समय में 168 बांध जो हैं वो हैं ऐसे, और उन्हें 1088 बांध आगे मतलब प्लान है फ्यूचर में, फाइनल जो है 1088 बांध बनाने तक की योजना है। तो कहते हैं कि जब बांध वगैरह बनाए जाते हैं, दूसरा वो कहते हैं कि कुछ सीमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं, जैसे बिलासपुर में, सोलन में और चंबा में, ये डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के, बिलासपुर, सोलन और चंबा। तो यहाँ पे जो सीमेंट प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं इनकी वजह से। और तीसरा जो वो कहते हैं कि क्रॉप पैटर्न्स जो हैं उनको चेंज किया गया है। तो क्रॉप पैटर्न्स के चेंज होने से जब जो नकदी फसलें, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, जो जल्दी डिस्ट्रॉय या जल्दी ख़राब होने की आशंका रहती है जिनकी, तो ऐसे आइटम्स की जब खेती की जाती है तो उन्हें जल्दी से मार्केट तक पहुंचाना होता है, और जल्दी से मार्केट तक पहुंचाने के लिए सड़कें बनानी पड़ती हैं। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, सीमेंट प्लांट्स और क्रॉप पैटर्न्स के चेंज होने से जो सड़कों को बनाने की ज़रूरत पड़ी है, इन तीनों वजहों से जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, उस कंस्ट्रक्शन को की वजह से ये जो अल्टर्ड लैंडस्केप है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और कोई कमेटी बना के इसका रिव्यू कराना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और भी इसमें शामिल होती है कि जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, जैसे नदी के पानी को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं वहाँ, तो कहते हैं कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट की वजह से क्या करते हैं कि नदी का पानी जो है मोड़ के किसी टनल से निकालना पड़ता है। तो जब किसी टनल से निकालते हैं तो वहाँ से भी जो है मिट्टी वगैरह खोदते हैं, और फिर वो मिट्टी खोदते हैं तो उसको नदी के किनारे किनारे कहीं जो है डाल दिया जाता है। तो जब भी बाढ़ आती है या फिर जो है पानी ज़्यादा होता है तो फिर वो मलबा भी साथ में बह के चलता है और इतना फोर्स लेके चलता है कि वो आगे और ज़्यादा तबाही का कारण बन जाता है। तो इस तरीके से हिमाचल प्रदेश का आर्टिकल था। लास्ट में IMF इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो भी जारी हुई है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, उसके बाद हमारे 2 आर्टिकल जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो IMF इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है, देखिए 2-3 चीज़ों के बारे में बताती है। एक तो मतलब बताती तो पूरी दुनिया के ग्रोथ के बारे में है। हम लोग जो देखेंगे, एक तो भारत का ग्रोथ रेट 2023 और 2024 के लिए क्या रहेगा, चाइना का ग्रोथ रेट 2023 और 2024 के लिए क्या रहेगा, चाइना के साथ कंपैरिजन करते हैं क्योंकि चाइना भी जो है एक इमर्जिंग पावर है। दूसरा, दुनिया का ग्रोथ रेट है वो क्या रहेगा 2023 के लिए और 2024 के लिए। और साथ ही साथ में जो महंगाई दर है, वो महंगाई दर वैश्विक स्थिति, जो वैश्विक बाज़ार है उस वैश्विक बाज़ार में महंगाई दर की क्या स्थिति रहेगी। इसके अलावा कोई एक आध पॉइंट अगर ऐसा इंपॉर्टेंट है तो वो देखेंगे। तो देखिए, अगर भारत के ग्रोथ रेट की बात करें IMF की इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो 2023 के लिए भारत की जो विकास दर है IMF ने अनुमानित की है 6.6%, 6.6%। वहीं चाइना के लिए 2023 के लिए उन्होंने विकास दर बताई है 5.2%। 2024 की बात करें तो 2024 के लिए भारत की विकास दर रहेगी 5.8%, और वहीं चाइना की जो विकास दर है 2024 के लिए 4.5% रहेगी। और दुनिया की अगर बात करें तो 2022 में वैश्विक विकास दर जो है वो 3.5% थी, और 2023 और 24 दोनों के लिए
आईएमएफ ने इसे 3% अनुमानित माना है कि वैश्विक विकास दर जो है वो 3% रहेगी। उसके बाद वैश्विक बाजार में महंगाई दर की अगर बात करें तो 2022 में जो इन्फ्लेशन रेट था वो था 8.7%, और 2023 में जो अनुमान है इन्फ्लेशन रेट रहने का वो है 6.8%, मीन्स पहले से गिर रहा है। और जो 2024 है उस 2024 के लिए अनुमानित इन्फ्लेशन रेट होगा 5.2%। इसके अलावा आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि वर्ष 2023 में जर्मनी की जो इकोनॉमी है उसमें मंदी आने की संभावना है। तो इस तरीके से जो है आईएमएफ की रिपोर्ट के बारे में भी हम लोगों ने बातचीत कर ली। और वैसे तो न्यूज़ कई सारी इम्पोर्टेंट रहती हैं हर दिन में, लेकिन एक जो है ब्रिक्स की जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स, तो ब्रिक्स कंट्रीज़ की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की 13वीं मीटिंग जो है वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इस समय चल रही है। ये भी एक जो है इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रहेगा। और अब हम लोग जो है अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं, गिग इकोनॉमी एंड राजस्थान गिग वर्कर एक्ट। उसके पहले ये एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको लेकर के एक बार यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुकी है, आप एक बार देख भी लीजिए इसको। अभी आज आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे हम लोग उसमें जो है ये यूज़ होगा टर्म। तो ईपीआर जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको देखिए क्या कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि रिटेलर जो सबसे ऊपर बीच में दिख रहा होगा जहाँ बॉटल सी बनी हुई है, तो रिटेलर से कंज्यूमर ने सामान खरीदा और कंज्यूमर ने सामान खरीदने के बाद उस सामान को दोबारा से फिर से यूज़ कर सकता है। ये देखिए रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें जो है ये रीयूज और रिसाइकिल, वास्तव में जो रीयूज और रिसाइकिल का प्रोसेस होता है ये ऑटोमेटिकली जो हमारी रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होती है उसको रिड्यूस कर देता है। मीन्स जैसे सपोज करिए कि आप किसी चीज़ को बार बार इस्तेमाल कर ले रहे हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसे बनाने में जो भी रिसोर्स यूज हुआ है वो फिर जो है बार बार आप जैसे बार बार नया खरीद के नहीं लाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो रिसोर्स उसमें यूज हो रही है उस रिसोर्स पर डिपेंडेंसी जो है वो धीरे धीरे कम होगी। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिड्यूस, रीयूज एंड साइकिल को इन्हेंस करने का। तो इसमें आप देख लीजिए, रिटेलर से सामान खरीदा कंज्यूमर ने, कंज्यूमर खरीदने के बाद उसने उसको जो है रीयूज़ या रीफिल वगैरह कर सकता है। फिर जब उसके लिए बेकार हो गया तो उसने डिस्कार्ड किया इसको रिस्पॉन्सिबली, और रिस्पॉन्सिबली डिस्कार्ड करने के बाद में मटेरियल जो है वहाँ से कलेक्ट कर लिया गया। रेजिडुअल वेस्ट जो है उसको, रेजिडुअल वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद में देखिए जब कलेक्ट करेंगे उस समय तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, भाई अलग अलग तरह के लोग आके अलग अलग तरह का कूड़ा फेंकेंगे, तो फिर उसको जो है सॉर्ट आउट करेंगे, मीन्स एक्सपोर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद में कहाँ पर, रीप्रोसेसर के पास, कि दोबारा से जो चीज़ें यूज हो सकती हैं उनको रीप्रोसेस किया जाए, और फिर ये रीप्रोसेस करने वाला जो भी यूनिट होगा वो यूनिट क्या करेगा, इसको वापस से प्रोड्यूसर के पास पहुंचा देगा, और प्रोड्यूसर इसको दोबारा से फिर से इसमें जो कुछ भी सुधार करने के बाद इसको रीयूज़ किया जा सकता होगा। तो प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्ट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग करके वापस से इसको रिटेलर के यहाँ पहुँचा देगा, और रिटेलर जो है वो फिर से कंज्यूमर जब खरीदेगा तो फिर रिटेलर के यहाँ से खरीद लेगा। तो इसको जो है ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो कर रहा है कि प्रोड्यूसर का काम है। इवन देखिए कई बार ये भी होता है कि कंपनी ही वापस से अपना प्रोडक्ट जो है कलेक्ट कर ले। हालांकि सरकार ने इसके लिए जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए जो है वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है बना रखे हैं। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपनी है वो खुद से अपने वेस्ट को कलेक्ट कर ले। अब जैसे मान लीजिए कि जो ई वेस्ट है, लैपटॉप वगैरह है या फ़ोन वगैरह है, तो इनको कूड़े में फेंक देते हैं तो वो उस पर फिर अलग ही तरह का नुकसान होता है। तो इसलिए अगर उनको डायरेक्ट जो है डोर टू डोर कलेक्शन कर सके कंपनी तो सबसे बढ़िया है। कलेक्ट करने के बाद जो है आप उसको दोबारा से अपना रिप्रोड्यूस कर लीजिए। ऐसा करती भी हैं बहुत सारी कंपनियां, आप देखते होंगे ऑनलाइन अमेजन वगैरह जो है प्रोडक्ट एक्सचेंज में पुराना प्रोडक्ट ले जाते हैं, फिर वो उसको जो है रिप्रोडक्शन या फिर रिसाइकिल करने के बाद दोबारा से फिर से मार्केट में ला देते हैं। या फिर आप अमेजन पे ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे रिसाइकिल्ड लैपटॉप्स खरीदने वगैरह को मिल जाते हैं। तो इसको कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो
इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि ये गिग वर्कर जो है वो आखिरकार होते क्या है, या गिग इकोनॉमी जो है वो क्या होती है। आपने देखा होगा जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप किसी तरीके के प्रोडक्ट, मीन्स आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गए, आपको जो भी चाहिए था आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, और विद इन टाइम, जो टाइम उसने आपको प्लेटफॉर्म ने बताया उस टाइम के अंदर जो है आपको वो सर्विस मिल गई। अब इसमें जो है इंस्टेंट सर्विस भी हो सकती है और डिलेड सर्विस भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने मंगाया तो वो 2 से 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह में भी आ सकता है। आपने कैब बुक की तो कैब जो है 15 मिनट में, 5-7 मिनट में ही आ सकती है, ऑटो और भी जल्दी। मतलब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है इस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह की सर्विस आप अपेल करना चाहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्विस अवेल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आदमी आपको सर्विस देने आ रहा है उस आदमी को किसी ने बताया, तो वो बताया किसने? वो उस ऐप ने बताया जो उसके पास और आपके पास कॉमन है। और तीसरा आदमी जो उस ऐप को रेगुलेट कर रहा है, उस आदमी का काम क्या है? आपको और जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उसको, दोनों को मिलवाना। और मिलवाने के बाद फिर क्या है कि आप जो पेमेंट करेंगे उस पेमेंट से एक हिस्सा मिल जाएगा जिसने सर्विस प्रोवाइड की है उसको, और बाकी जो फीस होगी डिजिटल प्लेटफॉर्म की, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनी फीस ले लेगा और कंपनी को उसके हिस्से का प्रॉफिट चला जाएगा, या फिर जो टैक्स वगैरह कटने होंगे वो टैक्स वगैरह कट जाएंगे। तो इस पूरे सिस्टम में ये जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं इनको कहते हैं गिग वर्कर। और इस तरीके के ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं पूरे अर्थव्यवस्था के अंदर, उनको इस पूरे अर्थव्यवस्था के अंदर इस ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कलेक्टिवली आप कह सकते हैं गिग इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी जो है, इस समय कई तरह की इकोनॉमी की बात चलती है ना। जैसे डिजिटल इकोनॉमी के बारे में भी एक दिन हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। नाइट इकोनॉमी होती है, क्रिएटिव इकोनॉमी होती है, और वैसे ही जो है ये गिग इकोनॉमी होती है। और एक इकोनॉमी आप जानते ही हैं नॉर्मल इकोनॉमी है, फिर मैक्रो इकोनॉमी होती है, माइक्रो इकोनॉमी होती है। तो इकोनॉमी कई तरह की है, हालांकि हम लोग जो है टाइम पे डिस्कस करते रहते हैं, जैसे क्रिएटिव इकोनॉमी, नाइट इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी, इन सब के बारे में हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए, अब इसमें देखिए प्लेटफॉर्म पर जो है प्रॉब्लम क्या आती है, आप इसमें पहले से ये समझ लीजिए कि जो आदमी सर्विस प्रोवाइड करने आया तो उसने क्या ऑनलाइन ही अपने आप को रजिस्टर किया, किसके साथ? उस ऐप के साथ। और उस ऐप को बनाने वाला जो ओनर है उसके साथ में उसका कहीं कोई किसी तरीके का संपर्क नहीं है, बस केवल ऐप के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका, और उसी ऐप के थ्रू जो है वो सर्विस को डिलीवर कर रहा है और अपना पेमेंट ले रहा है। लेकिन इसमें जो है प्रॉब्लम ये होती है कि उसे यही नहीं पता है कि उसका एम्प्लॉयर जो है वो कौन है। देखिए जब कोई आदमी काम करता है, इसको आप जब ह्यूमन राइट से रिलेट करके देखेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि इस गिग इकोनॉमी को लेकर के एक्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत थी कि ये एक्ट लेके आना ज़रूरी हो गया। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जब कोई आदमी कहीं नौकरी करने जाता है, जैसे सपोज करिए आप कोई कहीं नौकरी करने गया, तो जब नौकरी करने जाएगा तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ चीज़ें तय होती हैं। और वो चीज़ें क्या तय की जाती हैं कि अगर कोई आप यहाँ सर्विस कर रहा है तो उसकी लाइफ से रिलेटेड जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, एटलीस्ट वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। तो किस तरीके से पूरी हो सकती हैं? तो जब कोई नौकरी करता है तो सबसे पहली चीज़ कि उसकी जो मजदूरी है कम से कम न्यूनतम मजदूरी तय हो, फेयर वेजेस हों उसके। दूसरी कंडीशन कि जो कंडीशंस हैं उसकी काम करने की, यानी वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो फेयर हों, कितने घंटे काम करेगा, या फिर जो है कहाँ काम कर रहा है, जिस जगह पे काम कर रहा है वहाँ पे इंसानों के काम करने लायक माहौल है कि नहीं है। तीसरा, जो सोशल सिक्योरिटी उसको चाहिए, जैसे मान लीजिए कि बीमार हो गया, तो बीमार होने के केस में फिर जो है अब काम तो कर नहीं पाएगा, तो अगर केवल जो है मजदूरी पर टिका हुआ है तो फिर इल हेल्थ की पोजीशन में वो किस तरीके से सरवाइव करेगा आगे। या फिर उसकी लाइफ में कोई मोमेंट ऑफ क्राइसिस ऐसा आया जहां वो काम करने की स्थिति में नहीं है, या फिर ओल्ड एज की कंडीशन में उसके साथ क्या होगा, या फिर उसे कोई छुट्टी चाहिए, तो जब छुट्टी चाहिए तो छुट्टी मिलने के समय जो है उसको कैसे क्या उसके साथ डील किया जाएगा।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये सोशल सिक्योरिटी को लेकर के उस वर्कर के साथ होंगी। तो 3 कंडीशंस हम लोगों ने डिस्कस कर ली। क्या कि फेयर वेजेस होने चाहिए, उसकी वर्किंग कंडीशंस जो है वो कैसी हैं ये होना चाहिए सही, और सोशल सिक्योरिटी को लेकर के क्या इंतजाम किए गए हैं। तो इसीलिए जैसे आप नॉर्मल कभी किसी को नौकरी करते देखेंगे तो फेयर वेजेस और वर्किंग कंडीशंस तो आप इजीली समझ पा रहे होंगे। ये सोशल सिक्योरिटी वाले इशू का आप थोड़ा सा देखिए कि आपने देखा होगा कि ईएसआईसी कार्ड बना रहता है। तो वो ईएसआईसी कार्ड के अलावा आपने सुना होगा कि प्रोविडेंट फंड, लोग पूछते हैं कि जो है आपका फंड कटता है कि नहीं कटता है। तो जो ये प्रोविडेंट फंड का प्रोविज़न होता है, इस प्रोविडेंट फंड के प्रोविज़न में सैलरी के जो आपकी सैलरी है, जो वर्कर है उसकी जो सैलरी होती है, तो उस सैलरी से कुछ पोर्शन यानी कुछ पार्ट जो है उसकी सैलरी से कटता है प्रोविडेंट फंड में जमा होने के लिए, और जितना पार्ट इससे कटता है उसके अलावा जो एम्प्लॉयर है उसका हिस्सा अपना अलग से तय रहता है कि वो कितना पैसा जो है प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय के लिए जमा करेगा। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, जो 4 चीज़ें हैं, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशनशिप को डिफाइन करती हैं, और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वास्तव में यही जो है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केट हैं। लेकिन गिग वर्कर के साथ क्या है कि गिग वर्कर को आपने तुरंत, जैसे सपोज करिए किसी ने कैब बुक की, इमीडिएटली जो है ये टास्क आया और इस टास्क को उसने तुरंत ही हैंडल करने के लिए ऐप के थ्रू जो वहाँ आसपास पड़ा उसको काम सौंप दिया, और काम सौंपने के बाद में जो है केवल पेमेंट हो गया और बात खत्म। तो इसमें वर्किंग कंडीशंस और सोशल सिक्योरिटी जैसे मेजर शामिल है नहीं। दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम जो गिग इकोनॉमी को लेकर के सामने आती है वो ये है कि अगर इनके एम्प्लॉयर से ये पूछा जाए कि आप जो है इनके बाकी के जो रिलेशन के और भी जो मेजरमेंट हैं आप दोनों के बीच के, उनको आप जो काउंट क्यों नहीं करते, तो कहते हैं हमने उनको नौकरी पर नहीं रखा है, वो हमारे एम्प्लॉय नहीं है, वो हमारे पार्टनर हैं। तो सवाल ये आता है कि अगर पार्टनर हैं तो फिर जो है प्रॉफिट में शेयर होना चाहिए उनका, लेकिन प्रॉफिट में शेयर जैसा जो है कहीं कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टनर होने की बात कही जा रही है ये एक तरह से धोखा है, छलावा है, क्योंकि ट्रू पार्टनरशिप में तो प्रॉफिट जो है होगा कंपनी का, उसमें उसका फिर शेयर होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है दिखाई देती हैं। अब आप जैसे एग्जांपल लेके देखिए कि सपोज करिए कि कोई ओला या उबेर इस तरह की ऐप से आपने जो है मतलब कैब बुक की, तो कैब बुक करने के बाद क्या होगा, प्लेटफॉर्म जो है अपनी एल्गोरिथम के हेल्प से कस्टमर और ड्राइवर दोनों को कनेक्ट करवा देगा, और इसी से जो है वो अपनी फीस, जब पेमेंट होगा तो इससे वो अपनी फीस ले लेगा। बाकी जो एल्गोरिथम होगी ऐप की वो खुद ही जो है रूट को फिक्स कर देगी, जो रेगुलरिटी होगी राइड की, जो राइड होगी उसको रेगुलेट करने का काम भी करेगी कि कितना टाइम लगेगा। जैसे आप सपोज करिए आपने अपने फ़ोन से राइड बुक की है तो आपको दिखाती रहेगी लगातार कि अभी आप 25 मिनट में पहुँच जाएंगे, 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। पेइंग टैक्सेस, जो भी टैक्स होंगे वो भी अपने हिसाब से ही पे कर देगा ये ऐप। उसके बाद में जो प्रॉफिट होगा कंपनी को वो भी ये ऐप बेस्ड एल्गोरिथम के थ्रू ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर जो ड्राइवर है उसने कहीं पर किसी तरीके के रूल को फॉलो नहीं किया, या वर्कर ने किसी तरीके के रूल को फॉलो नहीं किया जिसको कंपनी ने डिसाइड किया है, तो फिर उसकी आईडी ब्लॉक हो जाती है एज ए डिजिटल पनिशमेंट, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि एक तरीके से डिजिटल डिसमिशल दे दिया जाता है उसको। हालांकि वो टेम्परेरी रहता है, कुछ टाइम के लिए आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी आपकी कि अब आपको काम नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ में कहते हैं कि जो अब आप देखिए कि जो पार्टनर वाली बात थी वो तो एकदम पूरी की पूरी ही झूठ निकल गई। और पार्टनर की तरह ना तो शेयर में हिस्सा दे रहे हैं, तो जब पार्टनर नहीं है तो फिर एक ही रिलेशन बचता है, एम्प्लॉय होगा। और एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को लेकर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए ओनर को, उसमें से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या क्या है इसमें। तो इन प्रॉब्लम्स को आप जब गौर से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का वर्क रह जाता है, जबकि इसमें इतना बड़ा वर्क फोर्स जो है वो काम कर रहा है। तो वैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर की परिभाषा जब आपने पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा उसमें जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉय शामिल रहता है कि इतने एम्प्लॉय से ज़्यादा अगर है तो उस कंपनी या फर्म को जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनी कहा जाएगा। तो इसमें पहली प्रॉब्लम तो आपको यही दिखाई देगी कि इतनी बड़ी मात्रा में लोग लगे हुए हैं पर ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम नहीं कर रहा है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम कर रहा है। दूसरा, जो काम करने वाले लोग हैं उनका किसी भी तरीके का फॉर्मलाइज ग्रुप नहीं बना हुआ है। फॉर्मलाइज ग्रुप बनने का फ़ायदा क्या होता है कि अपने राइट्स को लेकर के कम से कम कभी कोई डिमांड तो उठा सकते हैं। फिर तीसरी प्रॉब्लम जो है आपको दिखाई देगी
कि जब कोई ग्रुप नहीं बना है तो किसी भी तरीके का कोई एक्शन कलेक्टिवली ले ही नहीं सकते। तो जब ये ऐसी कंडीशन आती है तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है इस बात की कि स्टेट जो है इस तरह के एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करने के लिए कोई एक्ट लेकर के आए, यानी गिग वर्कर्स के लिए स्टेट का सपोर्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन स्टेट्स की प्रॉब्लम क्या है कि स्टेट तो नियो लिबरल है, तो नियो लिबरल स्टेट जो है, जो नव उदारवादी राज्य की संकल्पना है, वो तो बाजार में हस्तक्षेप करती ही नहीं है। तो जब बाजार में हस्तक्षेप करना नहीं है उनको, तो फिर इनकी प्रॉब्लम कैसे डील होगी। तो ऐसे सिनेरियो में 24 जुलाई को राजस्थान ने जो है वो राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023 को राजस्थान की असेंबली ने पास किया। तो ऑथर ये कहते हैं कि एक बार फिर से ये सामने आया कि ये पावरफुल एग्जाम्पल है ये एक्ट जो है इस बात का कि कैसे लेबर लॉ जो है वो वर्कर्स के स्ट्रगल से शक्ति को अटेन करते हैं, शक्ति धारण करते हैं, और याद दिलाता है, ये पावरफुल एग्जाम्पल है कि पास्ट में भी किस तरीके से जो लेबर क्लास है उसकी जीत हुई होगी। उसके बाद कहते हैं कि अगर गिग टर्म के उत्पत्ति की बात करें तो जैज म्यूजिशियंस जो हैं, जो शॉर्ट टाइम बेस्ड परफॉर्मेंसेस किया करते थे, पहले से जो तय फीस होती थी उसको ले करके, तो उनके टर्म में जो है उनको गिग बोला जाता था। तो वहाँ से जो है ये गिग वर्क वर्ड निकल के आता है। और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने इस कॉन्सेप्ट को जो वर्किंग अरेंजमेंट हैं आज के उनमें इसको अप्लाई कर दिया ताकि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है उससे वो बच सकें। और ये जो काम की प्रकृति है इसको, जैसे आपने देखा हो ना, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क होता है, संविदा पे दे दिया जाता है, कुछ महीने के लिए जो है आप नौकरी करेंगे, 1 साल के लिए संविदा पे हैं आप। बस में जो कंडक्टर होते हैं उनके साथ बहुत होता है ये। तो संविदा पे नौकरी दे मीन एक तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअलाइज कर दिया उन्होंने इस काम को, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशनशिप के बीच में जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से वो भागने का काम किया। उसके बाद भाई उबेर और ओला वाला एग्जांपल दिया है इन्होंने, तो इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद आप आगे देखिए कि फिर ये कहते हैं कि वास्तव में जो राजस्थान का एक्ट है उसने जो हमाल मॉडल है उस हमाल मॉडल को अपना लिया है। अब इसको आप समझिएगा, इसको आप जो है मेंस के आंसर राइटिंग वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा एग्जांपल है। तो हमाल्स की बात करते हुए ये कहते हैं कि 60 साल पहले कुछ लोग जो है महाराष्ट्र में बोरियां ढोने का काम किया करते थे। बाजार में जो सामान आता था व्यापारियों का, तो उनकी बोरियां ढोने का काम किया करते थे। और जब बोरियां ढोने का काम करते थे तो उनके साथ में जो है बिल्कुल ठीक यही गिग वर्कर वाली जो पोजीशन है वही होती थी। उन्हें सेम सेट्स ऑफ कंडीशंस को जो है फेस करना पड़ता था। बस ये था कि उनके जो कंडीशंस थी, मीन्स जो बुरी स्थिति थी, वो इससे भी ज़्यादा ख़राब थी या ज़्यादा तीव्र थी। उनका कोई सिंगल वर्क प्लेस नहीं था। दूसरा, कोई जो है उनका एम्प्लॉयर नहीं था परमानेंट। अब आज किसी की बोरी उतारी, कल किसी और की बोरी उतार रहे हैं, तो उनका कोई परमानेंट एम्प्लॉयर नहीं था। इसी के साथ में जब कंडीशन ऐसी थी तो ना तो उनकी कोई न्यूनतम मजदूरी तय थी, कोई मिनिमम वेजेस तय नहीं थे, कोई पेंशन नहीं थी, कोई सिक लीव नहीं थी, कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं था, कोई एजुकेशनल बेनिफिट नहीं था, और ना ही जो है वो किसी के साथ में कलेक्टिवली बार्गेन कर सकते थे, सामूहिक रूप से अपने अधिकारों के लिए बातचीत कर सकते थे। और कहते हैं कि इसमें अधिकांश जो है या तो गरीब लोग थे, मोस्टली दलित थे, या फिर जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग शामिल हुआ करते थे। और जब एक दिन जो है काम करते करते उनकी हालत ख़राब हो जाती थी, या जब इस लायक नहीं रह जाते थे कि वो काम कर सकें, तो वापस से फिर जो है अपने घर पहुंच जाते थे। और आगे जो है उन्हें चाहे कोई बीमारी हो जाए, या फिर उनका कोई एक्सीडेंट हो जाए, या फिर जो है उनकी वृद्धावस्था में उन्हें जो सहायता चाहिए, उस कंडीशन का कहीं कोई जिम्मेदार नहीं होते थे। मतलब कुल मिला के आप जब तक कमा रहे हैं तभी तक खा सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं कि आपका जो है शरीर काम करने के लायक है या नहीं है। फिर कहते हैं कि जो हमाल लोग थे वो फाइनली जो है एक बहुत ही अच्छे सोल्यूशन के साथ आए। मीन्स उन्होंने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन डेवलप किया, एक ब्रिलियंट फार्मूलेशन बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, और जो वो बाद में फिर क्या है कि एक नियम की तरह उभर गया, एक लॉ की तरह उभर के आया पूरे देश के बहुत सारे इस तरीके के वर्कर्स के लिए। और वो सोल्यूशन क्या था कि उन्होंने एक मठाडी कह दिया आप, ठीक है, मठाडी बोर्ड जो है बनाया, मठाडी बोर्ड, ओके। तो मठाडी बोर्ड बनाया, और इस मठाडी बोर्ड में क्या हुआ
कि जो व्यापारी थे और जो काम करने वाले थे दोनों को ही रजिस्टर किया गया, मीन्स उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया इस मठादी बोर्ड में। और मठादी बोर्ड रजिस्ट्रेशन करने के बाद में साथ में ये तय हुआ कि जो भी आप मजदूरी, जैसे मजदूर को जो डेली मजदूरी देते थे, तो डेली मजदूरी ना दे करके अपनी बोरी उतरवाने के पहले ही आपको मजदूरी जो है वो जमा करनी पड़ेगी, प्लस जितनी बोरी आपको उतरवानी है तो उतनी बोरी में पर बोरी के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो है वो देना पड़ता था। और ये जो एक्स्ट्रा पैसा था, इस पैसे का यूज जो है उनकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और प्रोग्राम्स को लॉन्च करने के लिए इस मठादी बोर्ड ने किया। और जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और प्रोग्राम्स थे तो उसमें जो है जो हमाल वर्कर थे, उन हमाल वर्कर के लिए ग्रेच्युटी का प्रोविज़न था, हेल्थ बेनिफिट्स थे, एजुकेशन बेनिफिट्स थे और अन्य जो सोशल अधिकार हो सकते हैं उनके, उस तरीके की स्कीम्स जो है वो बोर्ड लॉन्च करता था जो एक्स्ट्रा फीस ली जाती थी। इसके बाद में मठादी बोर्ड, बाद में ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते बढ़ते और जो अलग तरह के वर्कर हुआ करते, जैसे ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग, उन्होंने अपनी पर्टिकुलर अलग यूनियन बना ली, या फिर जो कूड़ा उठाने वाले लोग उन्होंने अपनी एक अलग यूनियन बना ली। तो इस तरीके से ऐसे कई सारी यूनियंस जो है वो बनती चली गई। और इसका बेनिफिट देखिए सबसे बड़ा क्या हुआ है, इसका बेनिफिट आप देखेंगे तो क्या क्या बेनिफिट हुए कि सबसे पहली बात कि अभी तक जो अकेले अकेले इंडिविजुअल काम कर रहे थे, कलेक्टिवली बार्गेन नहीं कर सकते थे, तो सारे लोग एक साथ आए। दूसरा, एक साथ आना उनका इलीगल नहीं रहा, उसे लेजिटिमेसी मिल गई, मीन्स जो है वैधानिक हो गया। जब बोर्ड बना दिया गया, सारे नियम कानून तय कर दिए गए, तो फिर जो है वो लेजिटिमाइज हो गए, उनकी जो सामूहिकता थी वो लेजिटिमाइज हो गई। तीसरा, जो उनकी क्षमता थी अपनी सोशल रिक्वायरमेंट्स को प्रिजर्व करने की, या फिर अपने लिए जो चुनौतियां थी सामाजिक जीवन में लेकर के, उन चुनौतियों को एड्रेस करने की उनमें कैपेसिटी जो है वो आ गई। तीसरा, कि वास्तव में ट्रू पार्टनरशिप जो है एक तरीके की, यही इसी को कह सकते हैं कि एक ट्रू पार्टनरशिप उन्हें मिली अपने काम में, जब उनके सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स भी, मतलब सोशल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो गई। और तीसरा और अंतिम बिंदु ये कि जो ट्राइपार्टाइट बोर्ड बना, जिसमें 3 स्टेक होल्डर शामिल थे। कौन? पहला, एक तो यूनियन हमाल लोगों की, दूसरा जो एम्प्लॉयर, और तीसरा गवर्नमेंट। तो इन तीनों ने मिल करके उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया। और इससे हुआ क्या कि उन्हें कम से कम जो है एक लाइफ ऑफ डिग्निटी जो मिलनी चाहिए थी वो मिल सकी। और एक तरह से ये पूरी व्यवस्था जो है एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में उभरी जिसमें वो कलेक्टिवली बातचीत भी कर सकते थे और बार्गेन भी कर सकते थे। वर्तमान समय में जो है ऑथर कहते हैं कि जो पुणे यूनियन है उसमें 250 यूनियंस का एक फेडरेशन है। पुणे यूनियन जो है वो 250 यूनियंस का एक फेडरेशन है, जिसमें अभी भी 1 लाख वर्कर जो है वो रजिस्टर्ड हैं। फिर उसके बाद आप आगे देखिए कि अब बोलते हैं कि राजस्थान में जो एक्ट आया है, वो राजस्थान में आए एक्ट में जो भी प्रोविज़न किए गए हैं वो एक तरह से इसी कॉन्सेप्ट से उधार ले लिए गए हैं। और राजस्थान में जो गिग वर्कर्स को लेकर के डिमांड हो रही थी एक्ट को पास करने की, उस डिमांड ने इन्हीं सोशल सिक्योरिटी के अराउंड जो भी डिमांड्स थी उनको अपने मूल बिंदुओं में शामिल किया। और इस तरीके से उन्होंने सरकार से डिमांड की। और फाइनली डिमांड्स में उनके क्या था कि एक बोर्ड बनाइए, एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाइए, और वो फंड में पैसा कहाँ से आएगा, तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है एक फीस लगाई जाए। और फाइनली अंततोगत्वा जो है एक एक्ट जो है राजस्थान सरकार ने पारित कर दिया। ये अपने आप में एक ब्रेक थ्रू है। क्यों? क्योंकि देश का ये ऐसा पहला एक्ट है, दूसरा शायद दुनिया का भी जो है गिग वर्कर स्पेसिफिक सोशल सिक्योरिटी लॉ जो है वो पहला होगा। दूसरा, इसमें जो ऑपरेटर हैं और वर्कर हैं, तो वो ऑपरेटर और वर्कर एक ही बोर्ड के साथ में रजिस्टर हो जाएंगे। और ये बोर्ड जो है वो एज ए ग्रीवेंस रिड्रेशल मैकेनिज्म, शिकायत निवारण प्रक्रिया जो भी होगी उसको भी कम से कम फॉलो करके शिकायतों का भी समाधान कर सकेगा। वर्कर जो है वो अपने सारे जो डाटा हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके, तो अपने डाटा और ट्रांजैक्शन को कम से कम ऑनलाइन देख सकेंगे, इतनी ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित की जाएगी। और फिर उसके बाद लास्ट में ऑथर जो है इसको कंक्लूड करते हैं और कहते हैं कि आगे और भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके लिए भी इस तरीके के बोर्ड्स को बनाया जा सकता है। तो ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो समस्या आती है सोशल सिक्योरिटी को लेकर लेबर्स की, वो समाप्त की जा सकती है।
दूसरा वो ये कहती हैं लास्ट में कि ये एक्चुअल में क्या आर्टिकल दो लोगों ने मिलकर के लिखा है, तो उनमें से एक लेडी है और एक जो है जेंट्स हैं। तो लास्ट में कंक्लूड ये करती हैं कि आगे और भी चुनौतियां आएंगी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब इंक्लूड होगी। अभी तो देखिए केवल डिजिटल इकोनॉमी में ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म की वजह से जो गिग वर्कर पैदा हुए उनको लेकर ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई लिविंग स्टैंडर्ड्स में। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी तो आगे तो और भी खतरनाक तरीके की प्रॉब्लम, मीन्स ज़्यादा गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। खतरनाक मतलब अब कैसी होंगी वो तो जब आएंगी तब समझ में आएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर वे आगे भी जो है चैलेंजेस आ सकते हैं कई तरह के। और ऑथर कहते हैं लास्ट में कि लेकिन एक बात तय है कि डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में जब तक जस्टिस और इक्वलिटी जैसे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल शामिल रहेंगे तब तक न सिर्फ हम ये साबित कर सकते हैं कि मशीनें जो हैं वो लोगों के लिए काम करने के लिए बनाई गई हैं, कि लोगों के हित में काम करें, ये लगातार जो है हम साबित कर पाएंगे, ठीक है, जब तक कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, जस्टिस और इक्वलिटी जैसे प्रिंसिपल्स हमारी डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड रहेंगे। तो चलिए अपने दूसरे आर्टिकल को एक दूसरे वीडियो में बना लेंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।